गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। कॉपी पेस्ट कौन कौन करता है? आपने कभी किया? बहुत मर्तबा किया। अपनी असाइनमेंट्स भी वैसे ही मैंने अक्सर औकात बनाई हुई हैं, एडमिट कर रही हूँ, सब करते हैं। अच्छा, वैसे कॉपी पेस्ट कब किया जाता है? जब आपका दिल ना कर रहा हो कि आप कोई काम करें और आपका दिल कर रहा होता है, बस शॉर्टकट आपको चाहिए होता है, आप अपनी एफर्ट पुट नहीं करना चाह रहे होते, आप कॉपी कर देते, पेस्ट कर देते, हमारी जान छूटे, जल्दी हो जाएगा, या वक्त कम हो। हाँ, जल्दी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आज के माहौल में अगर हम देखें, अब जरा महीने से भी कम वक्त रह गया इंतखाबात होने में, ऐसे में बहुत सी सियासी जमातें हैं जिनका मंशूर सामने नहीं आया। ऐसे में एक जमात है जो बहुत दिन पहले मंशूर सामने लेकर आई थी, IPP, और क्या कहा था सबीर, उन्होंने कितने यूनिट मुफ्त बिजली देंगे? 200 यूनिट तक उन्होंने कहा था कि वो मुफ्त बिजली जो है वो फराहम करेंगे। और किसानों से मुतालिक भी बहुत बात की थी। तो अब हाँ। ये मेरा एक पॉइंट है इसमें कि लग ये रहा है कि जमात इस्लामी के पास वक्त कम था, उन्होंने कहा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। Really? एक मतलब सेम टू सेम, तकरीबन वही सारी चीजें। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, महंगाई का खात्मा किया जाएगा, करप्शन और जागीरदाराना निजाम का खात्मा करेंगे। 202 कर देते, 203 कर देते, 205 कर देते कि कैसे करेंगे एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ ज़राई सनत में इनकलाब लाएंगे, ये बात जमात इस्लामी की तरफ से की गई है। ज़रा मंशूर उनका सामने आ चुका है, उन्होंने कहा इदारे मुस्तहकम करेंगे, तो इनकलाब लाएंगे। ये इत्तेहादी हुकूमतें भी हमने देख ली हैं, उनमें भी हमने इनकलाब देखा है। इनकलाब हमें नजर तो नहीं आता उस तरह से। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि कॉपी पेस्ट वाली चीज कह रहे हैं, अभी आप देखना आहिस्ता आहिस्ता जब सबका मंशूर सामने आएगा, सेम चीजें होंगी ना, क्योंकि उनको पता है ये सारी अवाम को ये चीजें हिट करेंगी और अवाम को इनकी जरूरत इन द सेंस कि उनका बेसिक राइट है, तो वो हिट करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि आप बाकी भी जो मंशूर पेश करेंगे तकरीबन सेम होगा। लेकिन PMLN ने कहा था हमारा वही मंशूर है जो पहले का मंशूर था, तरक्की वाला मंशूर है। वैसे इंतखाबी निशानात भी तो अलॉट हो गए हैं, और जब इंतखाबी निशानात की हम बात करें सभी, कुछ निशानात मैं आज आपके सामने शेयर करता हूँ, आप भी व्हाट्सएप कीजिएगा कि आपको क्या मालूम था कि ये निशान किस पार्टी का है और इस निशान पे कौन सा उम्मीदवार आपके हल्के से खड़ा होता है। ये आपसे भी सवाल है। सेब, मुझे नहीं पता, बताते जाओ। आप नहीं पता? मुझे खुद नहीं पता। बैलून, गुब्बारा, मतलब एक से मेरे माइंड में क्या जा रहा है। I mean, किसका, किस जमात का, और किसी सुना नहीं ना इसके बारे में। बास्केट, I don't want to say anything। बो, अच्छा, रिबन, जो बो बनाते हैं। अच्छा, ओके। बटरफ्लाई, तितली, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ बकल। अच्छा, और क्या था? रोज मैंने क्या देखा था शायद वैसे, गुलाब। अच्छा अच्छा, ऐसे बहुत से निशानात हैं जिनके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा उन जमातों की जिनके बारे में आप सब जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मिल गया है तीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है तलवार 41 साल बाद। सवाल ये है कि वाई टू पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, PPP एंड PPP। 4 दफा P और 3 दफा P है तो P, लेकिन बार एक को मिली है तलवार, तो एक बैकअप भी तो होता है ना। कैसी बातें कर रहे हैं? बैकअप प्लान थोड़ा मतलब जिनकी पार्टी है उनके दिमाग पे रख के अगर चीजें सोचे तो अच्छे सियासतदानों में उनका शुमार होता है। अच्छा, ठीक है। बल्लेबाज, बैट्समैन, बैटर वाले कहना चाहिए, वो मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका फैसला ज़ाहिर है पेशावर हाई कोर्ट में होगा। चूंकि जो दरखास्त दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि मामला ज़ेर समाअत पेशावर हाई कोर्ट में, इसलिए दरखास्त वापस ले रहे हैं, तो अब आज पेशावर हाई कोर्ट ने इससे मुतालिक अहम समाअत करने की तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल जाएगा या नहीं। इसी तरह बहुत सी और जमातें, उनके निशानात जो है वो अलॉट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें शामिल करेंगे, लेकिन ये तो इंतखाबी मौसम की बात है। मौसम कैसा है, ठंड कैसी है, कहाँ पे टेम्परेचर कैसा, जरा बताइए। बता दीजिए आज का मौसम कैसा है। सबसे पहले हम इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 6, ज़्यादातर 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची की बात करें कम से कम 9, ज़्यादातर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 4, ज़्यादातर 19। कोयटा में कम से कम 1 और ज़्यादातर 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में आज बादल हैं शुएब, और बाकी हर जगह सूरज है, लेकिन ठंड है। ठंड तो है, लाहौर हो, पेशावर हो, सखर हो, बहुत से मैदानी इलाके यहाँ पर धुंध का राज भी बरकरार है। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे सवाबी से पेशावर तक बंद है। इसी तरह बहुत से स्पॉट्स पर इसको बंद किया गया, तो जो भी ट्रैवल करे वो चेक कर ले एक दफ़ा मोटरवेज, वीकेंड्स पे कहीं निकलते हुए बहुत एहतियात करें, बहुत ख्याल रखें। कल परसों भी एक आ रहा था कि फॉग के बाइस एक बस गिर गई थी खाई में, और ये खबरें भी, इस तरह की बहुत सारी खबरें जो कुछ रिपोर्ट हो रही है, कुछ नहीं रिपोर्ट हो रही है। अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन ख्याल जरूर करें, एहतियात जरूर। एग्जैक्टली, अभी तो ठंड है और अनवाई ठंड है, धुंध है और अंधाधुंध है। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2023, तारीख का
गर्म तरीन साल करार दिया गया है। यूरोपीय यूनियन इदारे ने कहा है कि गुज़श्ता 1,00,000 साल में 2023 सबसे गर्म रहा है और जून के बाद हर महीना ज़्यादा दर्जा हरारत के रिकॉर्ड बनाता रहा है। यानी अगर पहले अगस्त में कोई टेम्परेचर होते थे तो वो इस 2023 में ज़्यादा थे और अब आगे अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगा। ये इससे आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज। एग्जैक्टली आप ये देखें, उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता करके हर साल हम देख रहे हैं। बिल्कुल सबीन, 2 साल पहले 7 जनवरी मरी में स्नो ब्लेजर्ड, लेकिन आप इस दफा देखें तो अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई उस तरह से। तो बहुत ही डिफरेंट। अच्छा, उस तरह की आपको बारिशें भी नजर नहीं आ रही, उस तरह की आपको ठंड भी नजर नहीं आ रही है। कुछ इलाकों में जाहिर है वो ठंडे इलाके हैं और ठंड है, लेकिन वो जो जनवरी का एक होता है ना, जनवरी की ठंड होती है, बारिशें होती हैं, वो भी नजर नहीं है। इनफैक्ट हमें दिसंबर में भी उतनी बारिशें नजर नहीं है जो कि पिछले साल थी। और कहा तो हर साल बारिशें भी कम होती जा रही हैं। कहा जाता है जनवरी में बारिशें होंगी, अभी तक तो नहीं स्टार्ट हुई, बट लेट्स सी अभी 10 हमारे महकमा मौसमियात ने कहा था, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह की मर्जी। जी आगे बढ़ते हैं, तुर्की लेकर चलते हैं आपको, जहां अगर आप आसमान की तरफ निगाह करें तो खूबसूरत सा नज़ारा आप देखेंगे। क्या प्यारे से परिंदे हैं, वो कहते हैं मेहमान परिंदे, तो क्या खूबसूरत मनाजिर इस वक्त तुर्की के हैं। परिंदों के झुंड सहर अंगेज़ मनाजिर वहाँ पे तख्लीक कर रहे हैं। शाम के वक्त नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि सैकड़ों परिंदों के घरों को वापसी का नज़ारा बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये नज़ारा जो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं तुर्की के फ़ज़ाओं में, इट्स ब्यूटीफुल। तुर्की शहर है दियारबकर और यहाँ से ये मंजर सामने आया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे बैक वक्त हज़ारों महाजिर परिंदों पर मुश्तमिल ये गौल अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा है। आसमान पर उड़ते हज़ारों की तादाद में परिंदे जैसे गर्दो गुबार की तूफ़ान की शक्ल होती है ना, बिल्कुल वैसे लग रहे थे और उसी तरह से जा रहे हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स इसी तरह से ट्रैवल करते हैं, फॉर्मेशंस तब्दील करते करते जा रहे हैं। और कितना खूबसूरत ये मंजर है देखने वालों के लिए भी, और वैसे भी अगर देखा जाए तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। शोहरा आफाक नेटफ्लिक्स सीरीज द क्राउन, इसके कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, सेट डिज़ाइन नीलामी से पहले लंदन में नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। नीलाम घर में नुमाइश का बाज़ाब्ता आगाज़ 11 जनवरी से होगा, जो कि 7 फरवरी तक जारी रहेगा। नुमाइश और नीलामी के लिए पेश की गई अशिया में मलका बरतानिया की ताजपोशी वाले गाउन की नकल, सुनहरी बग्गी और बकिंगम पैलेस के आयरन गेट्स और इसके साथ साथ 450 कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स शामिल हैं। और ये मशहूर सीरीज़ द क्राउन, इसके 6 सीज़न में मलिका, शहजादा चार्ल्स, प्रिंसेस डियाना के किरदार अदा करने वाले अदाकारों समेत दीगर कास्ट एंड क्रू के जो ज़ेर इस्तेमाल अशिया रही, जो लिबास रहा, जो कॉस्ट्यूम रहा, वो सब यहाँ पर इस वक्त तो नुमाइश के लिए और आगे चलकर ज़रा नीलामी के लिए पेश कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें वो शामिल करते हैं और बात करते हैं हम डेनमार्क की मलिका की, जिन्होंने अब फैसला किया कि तकरीबन 5 दहाइयों के बाद मैं अब तख्त छोड़ देती हूं। तख्त छोड़ने लगी हैं। यूरोपीय मुल्क नए बादशाह की ताजपोशी के लिए तैयार है और यूरोप में अब तक की सबसे ज़्यादा अरसे तक रहने वाली मलिका मार्गरेट की अगर बात की जाए तो उन्होंने नए साल के आगाज़ के पर ये कहा है कि वो तख्त छोड़ेंगी। ये ऐलान उन्होंने कर दिया और 14 जनवरी को वली अहद फ्रेडरिक की ताजपोशी होगी। अपनी मलिका को खुशगवार यादों के साथ रुखसत करने के लिए शहर शहर जश्न का समा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोहब्बत के नजराने उनको पेश किए जा रहे हैं। लोग जो उनको पसंद करते हैं, मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं उनके साथ। और इसके अलावा जो ताजपोशी की रस्म है वो भी उससे पहले शाही खानदान की ऑफिशियल जो है प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये जो पेस्ट्रीज आप दिखा रही हैं, इस वक्त बात भी हम कर रहे हैं, स्ट्रीट हम दिखा भी रहे हैं, ये ज़ाहिर है वहाँ पे डिफरेंट बेकरीज हैं जो कि ये पेस्ट्रीज बना रही हैं इस ख़ास दिन के लिए, इस ख़ास माहौल के लिए कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि हम ताजपोशी की रस्म की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। अब तख्त जो है उनके बेटे फ्रेडरिक जो है वो संभाल रहे हैं, संभालेंगे और बहू मैरी मलिका का ओहदा हासिल करेंगी। चलें आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें हैं वो शामिल करते हैं और बात करते हैं कोरिया की, जहां पर अब कुत्ते महफूज रहेंगे। वो कैसे? कुत्तों का गोश्त बेचने और खाने पर वहां पर पाबंदी आयद करने के लिए बिल मंजूर हो चुका है। हुकूमत ने कुत्ते का गोश्त बेचने और खाने को गैर कानूनी करार दे दिया है। सदर और खातून अव्वल की जानवरों से मोहब्बत ने पार्लियामेंट से इस बिल को मंजूरी में अहम किरदार अदा किया है। बहुत उनकी एफर्ट्स थे कि कुत्ते के गोश्त पर पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात की तरफ से पेश किया गया था और उनकी एफर्ट्स के बायस उसको
मंजूर भी कर दिया गया है, जो 208 वोटों की भारी अक्सरियत से मंजूर हुआ है। और कुत्तों की कोरियर एसोसिएशन का कहना है कि इस पाबंदी से 1.5 मिलियन कुत्तों की परवरिश करने में 3,500 फार्म्स के साथ साथ 3,000 रेस्टोरेंट्स मुतासिर होंगे। इस कानून को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने से पहले 3 साल की रियायत दी गई है, और ताकि लोग अपनी आदत जो है वो तर्क कर सके। गुजारा एक चीज़ के जब आप आदी हो जाते हैं तो उसको ख़त्म करने में टाइम तो ज़रूर लग रहा होता है, लेकिन जब इसके बाद कानून तोड़ा जाएगा तो उसके बाद 3 साल कैद या $22,000 से ज़ायद का जुर्माना होगा। जो जानवरों के हुकूक की तंजीमें ज़ाहिर है वो बड़ा प्रेशर बिल्ड करती हैं ऐसे मामले पे, और ये प्रेशर जो है फिर वो काम भी आता है। आगे बढ़ते हैं। कल याद है आपको हमने एक्वाडोर से मुताल्लिक़ खबर शेयर की थी कि वहाँ पर एमरजेंसी का नफाज हुआ, चूँकि एक ख़तरनाक कैदी ड्रग डीलर जो है वो कैद से फ़रार हुआ था, और उसके बाद पूरे मुल्क में माहौल ऐसा हो गया कि फिर एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर हैं। जराइम पेशा अफराद ने अब निजी न्यूज़ चैनल पर भी कब्जा कर लिया है। 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया, पुलिस कार को भी धमाके से उड़ा दिया, और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे हालात बेकाबू हैं। एक्वाडोर के ये मनाजर जिससे मुतालिक आज हम ये बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। इरादे पुख्ता हों, हौसले बुलंद हों और कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो कोई भी कमी, महरूमी, रास्ते की रुकावट ये आड़े नहीं आती। और ऐसी कहानी आज आपके साथ शेयर करेंगे क्वेटा के एक स्नूकर प्लेयर की। स्कूल की कैंटीन से स्नूकर खेलना उन्होंने शुरू की और इतनी जल्दी इस खेल में महारत हासिल की कि नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप तक वो पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं 15 साल करार हुसैन की, ताल्लुक है क्वेटा से। कोई प्रोफेशनल कोच नहीं था, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है इस खेल से उनकी मोहब्बत थी। आज करार साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। करार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से। करार, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ज़रूर ये बताएं कि स्कूल कैंटीन से स्नूकर खेलना आपने शुरू किया, क्या कहानी थी? और ज़ाहिर है कोई कोच भी नहीं थे, लेकिन स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप तक आप पहुंच गए, तो ज़रा अपने सफ़र के बारे में बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं 9 साल का था तो मैं और मेरा बड़ा भाई स्नूकर में कैंटीन में काम करते थे। तो फिर उधर लोग आते थे, उनको देखकर थोड़ा मुझे शौक़ हुआ। फिर मैंने भाई को बोला मुझे शौक़ है खेलने का। फिर भाई ने बोला अभी तक तुम छोटे हो, तुम नहीं खेल सकते। मैंने बोला क्यों नहीं खेल सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप सिखाओ, मैं सीख जाऊँगा। अच्छा, और करार किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में हैं, घर में कितने अफराद हैं, रूटीन क्या होती है? सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट। 5th क्लास में हूँ और हमारे घर में 5 भाई है, 3 बहन और मेरा अब्बू और माँ है। फिर मेरे साथ 13 लोग हो गए। अच्छा, तो अच्छा करार, इस पूरे सफ़र में ज़ाहिर है आपको शौक़ था, आपने भाई को भी कहा और उसके बाद आप नेशनल चैम्पियनशिप तक आप पहुंच भी गए, लेकिन ज़ाहिर है मुश्किलात भी आई होंगी। क्या क्या मुश्किलात थी जो आपको पूरे सफ़र में आपको फेस करनी पड़ी? मुश्किलात तो घर वाले बोलते थे काम करो, ज़्यादा नहीं खेलो। फिर मैं बोलता था शौक़ है, नहीं खेलूँ तो कैसे आगे जाओ। और करार, ये नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? क्वार्टर फाइनल तक आप पहुंचे, कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा मुझे। वो नेशनल जो है लाहौर में हुआ, उधर हम गए थे। करार, क्या करना चाहते हैं वैसे? स्नूकर ही खेलना चाहते हैं, इसी में नाम बनाना चाहते हैं, या कुछ और है ख्वाब आपका, कुछ और बनना है या करना चाहते हैं? नहीं, ये स्नूकर ही है, कोई ख्वाब नहीं। ठीक है, स्नूकर खेलना चाहते हैं। करार हुसैन बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है, उस दिन की मुनासबत से बात करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसके हवाले से हम सब एक जुमला जो कहते हैं, जो सुनते हैं, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये पाकिस्तान एयरलाइन की पहचान था ये जुमला। लेकिन अगर हम आज देखें तो जाहिर है ये मामला कुछ ऐसा कि PIA उसकी जितनी भी एक पहचान थी वो खो सी गई है।
10 जनवरी 1955 PIA का क़याम अमल में आया और इस एयरलाइन ने कामयाबियों की सीढ़ियां तेज़ी से तय की। 1955 लंदन के लिए इंटरनेशनल परवाज़ का आगाज़ किया। 1960 जेट तैयारे चलाने वाली पहली एशियाई फ़ज़ाई कंपनी बनी और 1964 चाइना और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लिए परवाज़ों का आगाज़ किया। 1970 में इस PIA ने दीगर फ़ज़ाई कंपनीज़ को टेक्निकल सपोर्ट फराहम की, जिसमें चाइना भी है, फ़िलीपींस भी है, माल्टा भी शामिल है, उनकी फ़ज़ाई कंपनीज़ ज़ाहिर इंक्लूडेड हैं। और 1985 में ये PIA ही थी जिसने UAE की एमिरेट्स, आज एमिरेट्स की क्या पहचान है, क्या नाम है, क्या मकाम है, और उसके पीछे PIA जो टेक्निकल सपोर्ट थी, जो उसको खड़ा करना था उस एयरलाइन को, वो PIA ने किया। और अपने अरूज के दौर में 60 से ज़ायद तैयारों के बेड़े पर मुश्तमिल ये थी, लेकिन इस वक्त 30 तैयारे हैं। उसमें भी कभी कभी खबरें ये आती हैं कि कोई तैयारा ग्राउंड है और तकरीबन अब 100 परवाज़ें चलती हैं। और तजारती परवाज़ों के अलावा PIA न्यूयॉर्क शहर में रूजवेल्ट होटल और पेरिस में एक और होटल है, उसका मालिक भी। और इस एयरलाइन का जो मालियाती खसारा है और निजकारी की जो लटकती तलवार है और वुज़रा के जो ऊट पटांग बयानात रहे हैं माजी में, उसने इस एयरलाइन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया कि आज ये बात होती है कि नो अदर ऑप्शन देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA। अब ज़ैपने बका के लाले इस वक्त PIA को हैं। लेट्स विश एंड होप कि PIA दोबारा से वही मकाम हासिल करे। और आई थिंक ये वो वाला दौर था जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती थी किसी भी तरह से। लोग मेरिट के ऊपर हायर होते थे और मेरिट के ऊपर उनकी काबिलियत देखकर उनको ओहदे दिए जाते थे। अब देखिए तैयारे कम, अमला ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनको काम भी उस तरीका के नहीं आता जो कि आज के दौर के लिहाज से होना चाहिए। वो ट्रेनिंग, वो फैसिलिटीज़, वो सपोर्ट, वो हम उस स्टाफ को भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। तो ऑब्वियसली उनका तो इसमें कोई उस तरह से उनको कम्प्लीटली ब्लेम तो नहीं किया जा सकता। अभी देखिए ना कि अगर PIA को फ्यूल ना मिले तो क्या होगा, और अगर कोई पेमेंट नहीं की हुई और जहाज को किसी और मुल्क पे रोक लिया जाए तो क्या होगा। ऐसी बहुत सी चीजें मुल्क की बदनामी होती है और मुल्क की बदनामी होती है। इन सारे इश्यूज को वाकई एड्रेस करने की जरूरत है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोविड-19 इसके नया वेरिएंट JN1 इसके केसेस सामने आए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक जो नया वेरिएंट है, अब तक 6 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद नए केसेस की तशखीस के लिए निगरानी तेज़ कर दी गई है, स्पेशली ऑन द एयरपोर्ट्स, क्योंकि बहुत अहम है कि कोई बाहर से आ रहा हो और अगर उसको ये वेरिएंट है तो ज़ाहिर है फिर बहुत तेज़ी से फैलता है। उसके लिए टेस्टिंग बहुत अहम है, क्वारंटीन बहुत अहम है। कोविड-19 से का जो नया वेरिएंट है उससे बचाव के लिए, उसके फैलाव को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना अहम है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फैसल महमूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, नया वेरिएंट JN1 एक तो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा ये मुख्तलिफ कैसे है? अस्सलामुअलैकुम, बुलाने का शुक्रिया। सो देखिए, ये जो नया वेरिएंट है, एंड हमको पता है कोविड जो है ये टाइम के साथ ये चेंज होता रहता है, ये हमने कई सालों से देखा है। तो ये नया वेरिएंट जो है ये पुराने कोविड से बहुत मुख्तलिफ तो नहीं है, अलबत्ता लगता है ये कि ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। सिम्टम पॉइंट ऑफ व्यू से कहना मुश्किल है कि इसके सिम्टम्स बहुत मुख्तलिफ हैं कि नहीं है, मगर इसमें जो लगता है नज़ला वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके साथ। बट ऐसा नहीं है कि किसी को ये वेरिएंट हो और पुराना वाला वेरिएंट हो तो आप क्लिनिकली बता सकें दोनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, और डॉक्टर साहब इस वेरिएंट के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या ये उतना ही डेंजरस है जितना कि पहले वेरिएंट्स हमने देखे हैं? क्या इससे कोई ख़तरा हो सकता है, जान को ख़तरा? आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है एंड ज़रूरी है ये जानना कि देखें जो 2019-2020 का जो टाइम था वो और अब में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वायरस चेंज हो गया, उसकी बीमारी अब कुछ हद तक थोड़ी सी माइल्ड हो गई, मगर हम भी चेंज हो गए। पहले हमारे अंदर इस बीमारी से लड़ने की कोई इम्यूनिटी, कोई ताकत नहीं थी। अब बहुत सारे लोग या फिर वैक्सीनेट हो चुके हैं या उनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है या दोनों, जिसका मतलब है कि वो लेवल ऑफ खतरा जो पहले था वो हरगिज़ अब नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो लोग जिनकी एज ज़्यादा है, जिनके दूसरे तीसरे मेडिकल मसले हैं, कोई तो मुदाफ़ियत कम है, उनके अंदर बिल्कुल ये शदीद इन्फेक्शन अभी भी कर सकता है। और डॉक्टर साहब, इससे पहले जिस तरह से हमने देखा ना कि कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन करके कोविड ज़रूर जाता है, बहुत सारे लोग अभी तक बहुत सारी शिकायत कर रहे हैं, चाहे उनको 2 साल या 3 साल पहले कोविड हुआ था। क्या ये वाला वेरिएंट भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है? पोस्ट कोविड सिम्टम्स? जी बिल्कुल, जो आई थिंक आप जिसकी बात करें वो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड को कहते हैं, और ये वो कंडीशन है कि एक दफ़ा कोविड हो जाए
तो उसके असरात बहुत लंबे अरसे तक चलते रहते हैं और ये कई सालों तक भी चल सकते हैं। कहना बहुत मुश्किल है कि क्या इसके साथ ये ज़्यादा होगा या कम होगा, ये वो तो वक्त ही बताएगा डिपेंडिंग। मगर याद रखें कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसका सिर्फ वायरस से ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं भी होती, जिनकी सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा या कम होती है, उनके अंदर भी ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सो आई थिंक टाइम बताएगा कि इनमें से कितने लोगों को ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट चलते रहेंगे। क्या इस वक्त ये कहना कि पाकिस्तान को खतरा है कोविड के इस नए वेरिएंट से, ये दुरुस्त बात है? सो आई थिंक नहीं, आई थिंक इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आई डोंट थिंक कि एट दिस पॉइंट बहुत ज़्यादा एफर्ट इनकमिंग लोगों या जो ट्रैवलर्स हैं उस पर करने की ज़रूरत है। वो वक्त ख़त्म हो गया कि आप जो लोग आ रहे थे मुल्क के अंदर वहाँ पे आप रोकें, बिकॉज वायरस ऑलमोस्ट सर्टनली हमारे पॉपुलेशन में ऑलरेडी मौजूद है और ऑलरेडी यहाँ पे गर्दिश कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने कहा कि वी डोंट एक्सपेक्ट कि वायरस से इतना बड़ा जो धचका पड़ा था हेल्थ सिस्टम को वो होगा। मगर ये ज़रूर है कि इसका मतलब है कि एटलीस्ट जिनकी तबीयत ख़राब है वो मास्क ज़रूर पहन लें। अगर नज़ला खांसी भी हो रहा है सबको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके दो वजूहत हैं। कोविड के अलावा दूसरा वायरस एक है इन्फ्लुएंजा, जिसने पिछले 2-3 महीनों से बहुत शदीद इन्फेक्शन किए, बहुत सारे अमवात भी हमारे पास आए, तो उससे भी एक ही तरह से बचा जाता है। और दूसरा अगर वैक्सीनेशन, वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी कुव्वत मुदाफ़ित कम है, वो एटलीस्ट अगर 1 साल से ऊपर हो गया लास्ट वैक्सीन के, तो दोबारा से अपनी वैक्सीन लगा लें। अच्छा, इन्फ्लुएंजा से हम बात की, आपने बात की, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लुएंजा ज़्यादा खतरनाक है इस वक्त? इन्फ्लुएंजा कोविड तकरीबन बराबर ही खतरनाक है। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है कोविड के वायरस की तरह, वो भी बहुत शदीद इन्फेक्शन करता है। इनफैक्ट इस पिछले 2-3 महीनों में जो हमने देखा है, लोग काफ़ी बीमार हुए हैं, बहुत शदीद बॉडी एक, खांसी जो कि लंबे अरसे के लिए चलती रहती है। एंड कुछ लोग, एंड अगेन वही लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ित कम है, जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी, उन लोगों की, और जिनके फेफड़े ख़राब हैं, वो इन्फ्लुएंजा लेके उनके अमात भी हुई हैं हमारे पास। सही। और डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये तासुर है कॉमन कोल्ड, फ्लू, नज़ला, बुखार, खांसी, अच्छा आराम कर लो, ये टोटका कर लो, अच्छा ये दवाई ले लो, एक दिन छुट्टी कर लो, यही हम देखते हैं, टेस्ट नहीं करवाते। अब स्पेशली कोविड के मामले में तो हम आके ये अब अमूमी रवैया बन चुका है कि अच्छा टेस्ट करा भी लिया, पॉजिटिव आ भी गया तो क्या होगा, वही तो रूटीन की केयर है, वही दवाई है, वही सब कुछ करना है। तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि इस वक्त ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका टेस्ट कराना, या कि आपको भी लगता है कि नहीं टेस्ट कराना उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा? आई थिंक आपने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे टच किया है। सो देखिए, जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो उस टेस्ट कराने की कोई वजह होनी चाहिए, यानी कि टेस्ट कराने से हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। दोनों इन्फ्लुएंजा और कोविड दोनों का ही टेस्ट है, वही नाक वाला टेस्ट है, एंड दोनों के लिए दवाइयाँ भी मौजूद हैं जिससे इसकी शिद्दत में कमी आती है और ख़राब बीमारी होने के रिस्क बहुत कम हो जाता है। मगर ये दवाइयाँ हम सिर्फ उन लोगों में देते हैं जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा हो, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा हो, जिनके दूसरे मेडिकल मसले हों, जिनकी कुव्वत मुदाफ़ित कम है। तो एट दिस पॉइंट यूजुअली हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप इस हाई रिस्क ग्रुप में फॉल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर बुरी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनमें डेफिनेटली टेस्ट करा लें, क्योंकि अब दवाइयाँ मौजूद हैं दोनों कोविड और इन्फ्लुएंजा के लिए, जिससे हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क, अमवात के रिस्क, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सब बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। मगर अगर आप हटे-कटे, एज कम है और कोई मेडिकल मसले नहीं है, आपके गिरदो-नवा में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनको बुरी बीमारी होने के चांसेस हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके अंदर पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रेस्ट करें, थोड़ा सा दूर रहें, मास्क पहनें, एंड ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है एहतियात वही वाली है जो पहली वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है टेस्टिंग की भी अब ज़रूरत ज़्यादा होगी, लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है, चेक किया जा रहा है। तो क्या पुराने वेरिएंट की अगर बात की जाए और अभी JN1 की बात की जाए, तो टेस्टिंग किट्स सेम ही हैं या फिर JN1 के लिए नई टेस्टिंग किट्स होंगी? तो टेस्टिंग किट्स एग्जैक्टली वही हैं, टेस्ट में कोई तब्दीली नहीं है, एंड जो पुराना टेस्ट किट है वही इसको टेस्ट कर लेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगेन आई डोंट थिंक इनकमिंग ट्रैवलर्स या ट्रैवलर जो आ रहे हैं उनको इतना टेस्ट करने की ज़रूरत है। और वैक्सीन इसको लाजमी लगवानी चाहिए दोबारा से, हालांकि हम 90% वैक्सीनेटेड हैं इस वक्त। सॉरी जी, वैक्सीन दोबारा उन लोगों को लगानी चाहिए जिनको 1 साल से ना लगी हो, और वो लोग जिनके अंदर बुरी बीमारी होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आपने भी कहा कि टेस्ट कराना उतना अहम नहीं है, इवन ऑन द एज वेल, चूंकि ऑलरेडी ये वायरस पाकिस्तान में मौजूद है, तो हमें ज़ाहिर एहतियात करनी है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई सिम्टम आए तो जो दवाइयाँ हैं वो ज़ाहिर इस्तेमाल करना और एहतियात करना बहुत अहम हो जाता है। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। अब एक बहुत ही अहम इशू पर हम बात करेंगे। इशू वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन इशू ये बन जाता है। अच्छा, आप ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस होते हैं। आप पहले पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर आपकी कोशिश होती है आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और उसके बाद आप नौकरी करें और नौकरी आप अपनी शुरू करें, अपने ख्वाब पूरे करें। अब सारे ख्वाब आपने तकरीबन सारे ख्वाब, मुकम्मल चीज़ें तो ऑब्वियसली किसी को नहीं मिल पाती हैं, लेकिन जब आप पूरी कर लेते हैं तो आपके माइंड में फिर ये आ रहा होता है कि अच्छा जी अब ज़िंदगी यही है और ऐसी रहेगी। लेकिन अचानक जो है वो एक फ़ेज़ आता है जब वो काम करने का पूरा मरहला, वो फ़ेज़ गुजर जाता है। जैसे ही वो फ़ेज़ गुजरता है उसके बाद एक चैलेंज शुरू हो जाता है, क्योंकि आप घर बैठते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। जो आपकी रूटीन होती है कई सालों की, वो ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से पहले। आप डिपेंडेंट हो जाती है अपने औलाद के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर या किसी के भी ऊपर, और उसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो आपके जहन को घेर लेती हैं। ज़ाहिर है आपकी रूटीन चेंज हुई है ना। आप पहले जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, आपकी एक डिफरेंट रूटीन थी, लोगों से मिलना जुलना था, आप बाहर निकलते थे। और रिटायरमेंट के बाद अगर आप सिर्फ घर बैठ जाएंगे, कुछ और नहीं करेंगे, तो वाकई फिर उसका जो इम्पैक्ट है आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। और ये हमने देखा भी सभी ने अपने आसपास। जैसे रिटायरमेंट हुई हमने देखा कि हेल्थ फौरन से गिरना शुरू हो जाती है। हेल्थ गिरना शुरू हो जाती है, साथ साथ चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। और बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं जी हमारे वालिद पहले ठीक थे, अब घर बैठ गए हैं और घर बैठने के बाद अब उनके ये हालात हो गए। लेकिन उस सिचुएशन में उनको खुद कैसे डील करना चाहिए और हमें उनको कैसे डील करना चाहिए, क्या उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे उनको पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन ना हो, ये बहुत ज़्यादा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आप हमें कॉल भी ज़रूर करें और हमें बताएं क्या आप इस फेज से गुजर रहे हैं या आप घर में ऐसा फेज में गुजर रहा हो और आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं। आप प्लीज अपना केस शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जबरदस्त पैनल आज मौजूद है। वी हैव विद अस साइकियाट्रिस्ट एंड डॉक्टर इफ्तिखार बरनी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ तशरीफ रखती हैं साइकोलॉजिस्ट हैं ताहिरा जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिरा, आपसे पहला कमेंट लूंगा। पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन ये कितना बड़ा इशू है हमारे माशरे में, स्पेशली हम जब देखें इस माशरे में, मैं इसके जैसे जेंडर से स्पेसिफिक तो नहीं करता, लेकिन फिर भी ज़्यादा देखा जाए तो मर्द इससे मुतासर हो रहे होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो उसके अकॉर्डिंगली ये है कि फ़ीमेल ज़्यादा इस चीज़ से गुजर रही हैं। अच्छा। लेकिन जो हमने क्लिनिकली देखा है या जो हम अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं उसमें मर्द इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अब पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन होता क्यों है? क्योंकि आपने जैसे ख़ुद भी जिक्र किया कि एक लॉस ऑफ रूटीन है, लेकिन उससे बढ़कर लॉस ऑफ पर्पस है। अब आपको यही समझ नहीं आती कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या रहा है। पहले तो एक रूटीन थी, एक मकसद था कि जी फाइनेंसेस को पूरा करना है, सुबह दफ्तर जाना है, शाम को घर आना है, ये काम वो काम। अब वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हैं। सो आपको पर्पस नहीं है। फिर आपको एक फियर ऑफ बोर्डम होता है कि अब हम पूरे दिन में बोर होते रहेंगे, कोई काम नहीं होगा करने को, वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसका एक लॉस फील होता है। लाइकवाइज सोशल कनेक्शन, जैसे आप दफ्तर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, तो जब आप रिटायर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोशलाइजेशन भी अफेक्ट हो रही होती है। सो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन जो है वो हमारे मर्दों में ज़्यादा कॉमन देखने में आता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसके हल क्या होगा, क्या किया जाए? क्या रिटायरमेंट से कुछ टाइम पहले ही अपनी रूटीन चेंज कर ली जाए या अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाए? उसके बाद अगर कोई पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन से गुजर रहा है, घर वाले कैसे डील करें? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पर मुझे गुफ्तगू का मौका फराहम किया। मेरे ख्याल पहले थोड़ा सा हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि रिटायरमेंट होता क्या है। ताहिरा साहिबा ने उसको बड़ी हद तक बताया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी तारीफ़ को भी मुतय्यन करना चाहिए। लेकिन रिटायरमेंट जो है उसका मतलब ये होता है कि कोई शख्स अपने ओहदे से, अपने पेशे से या प्रोफेशन से, या जो उसकी मुतहर्रिक अमली ज़िंदगी होती है उससे दूर चला गया है। और ये दूरी इंसान की अपनी मर्ज़ी से भी हो सकती है और जबरी भी हो सकती है, यानी जिसे आप हालात का जबर कह सकते हैं। आपको पता है कि ख़ुद हमारे मुल्क में ये बड़ा गुज़िश्ता सालों में होता रहा कि वक्त से पहले लोगों को घर भेज दिया जाता था, जिसे गोल्डन शेक हैंड का नाम दिया जाता था। यानी दर्द को जो है खूबसूरत लफ्ज़ों में बयान करना जो है वो गोल्डन शेक हैंड। सलूशन की अगर बात की, इलाज की अगर बात की, क्या किया जाए? जी देखें, जहाँ तक इसके इलाज की बात है तो इसके बहुत सारे तरीक़े हैं जिनको हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट जो है उसके हवाले से हमारे बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात ने, साइकोलॉजिस्ट ने और साइकियाट्रिस्ट ने कुछ बुनियादी बातें बताई हैं
कि बुनियादी तौर पर वो कौन से पिलर्स हैं कि जो रिटायरमेंट में हमारे सामने मौजूद रहने चाहिए, जिन पर रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी खड़ी होनी चाहिए। वो अमूमी तौर पर दुनिया भर में 4 जो हैं ये ऐसे सतून बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला और बुनियादी तो ये है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, ये जो मालियात हैं, जो अखराजात हैं, इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, इसको आपको मुनज़्ज़म करना चाहिए और इस हवाले से आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है रिटायरमेंट के बाद की मुश्किलात को हल करने के लिए, वो है आपकी सेहत, हेल्थ के इश्यूज से हमें निपटना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम बाकायदगी से जो है अपना सेहत का मुआयना कराते रहें। ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करेंगे। कॉलर है हमारे साथ मोहम्मद हुसैन रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ बहुत इजी और बड़ी कंफर्टेबल और बहुत ही बंदा रिलैक्स मूड में बंदा अपने सारे अमाल करता है। अच्छा। जब इन सर्विस बंद होते था, 1000 किस्म की जो है टेंशन आती है, हर एंगल से आती है। और जबकि अब रिटायरमेंट के बाद हमें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं। ये फ्रांसी जो कह रहे हैं ये कोई चीज नहीं है, ये अल्लाह ताला रज़ा के वही रिज़्क़ देता है और अल्लाह ही इनसे सारी जो टेंशन दूर करनी। इनसे अल्लाह से रब्ता रखें, जो न मस्जिद में जाएं। तो जब रिटायरमेंट के बाद हम जो ऑफिस के जितने दोस्त थे वो सारे छोड़ दिए। ये बात बहुत अहम है, लेकिन ज़ाहिर है हम इसको, ये मेरा एक छोटा सा सवाल है, हमने ये क्यों तय कर लिया कि अच्छा रिटायरमेंट के बाद ही अल्लाह से लो लगानी है और मस्जिद जाना है, वो तो जवानी में भी जाना है, उसके बाद तो ज़्यादा सवाब है। मैं कोई मजहबी स्कॉलर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इसको सिर्फ इस तरह क्यों हम रख लेते हैं, अच्छा हज पे जाना है, अच्छा रिटायरमेंट के बाद जाएंगे, यानी उसको इस तरह डिपिक्ट क्वाइन क्यों कर दिया हमने? जी, रीज़न ये भी है कि हम समहाउ और द अदर ये समझते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब हो चुकी हैं। समहाउ वो टाइम ऐसा होता है कि बच्चों की एजुकेशन जो है वो तकरीबन या कंप्लीट होने की तरफ होती है या कंप्लीट हो चुकी होती है, बच्चों की शादियां हो चुकी होती हैं। सो वो एक टाइम हमें लगता है कि नाउ वी आर डन विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो हज उम्रे पे अब हम जा सकते हैं, अब हम अपने लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो कुड बी वन ऑफ द रीजंस। वो तो पहले भी अपने लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक लेनी चाहिए। लेकिन इफ्तिखार साहब, रिटायरमेंट के बाद रूटीन क्या होनी चाहिए? क्योंकि इस पर मैं इसलिए भी कमेंट लूँगा, ये देखा भी हमने आसपास कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आप रिटायर हो गया, या फॉर दैट मैटर प्राइवेट भी, अब रिटायरमेंट के बाद अगर आपने कोई ना कोई काम जारी रखा है, वो कोई भी काम छोटा मोटा हो सकता है, वो कोई बिजनेस हो सकता है, वो अपनी फैमिली में किसी और तरह से सपोर्ट हो सकती है, लेकिन आपकी जो हरकत है ना उसमें बरकत है। तो ये आपसे ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि क्या किया जाए रिटायरमेंट के बाद अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, एक्सरसाइज के अलावा? जी, दुरुस्त बात है जो आपने तवज्जो दिलाई है। और जो पहला भी सवाल था कि हम दीनी मामलात में जो है रिटायरमेंट के बाद जाते हैं, ये वाकई गलत रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी ज़िंदगी जो है वो दीन के लिए, हदीस है कि दीनुल मामला, दीन तुम्हारे मामलात का नाम है, और मामलात से हम पूरी ज़िंदगी में निपटते रहते हैं। और जो हमारी यानी फ़र्ज़ इबादात हैं उनको भी हमने अपने बुढ़ापे के लिए उठा के रखा हुआ होता है। ये गलत रवैया हमारे बरसग़ीर में बतौर ख़ास देखने में आता है। मैं ख़ुद सऊदी अरब में 14 साल रहा हूँ, तो बरसग़ीर पाको हिंद और बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से बड़े बड़े उम्र रसीदा लोग आ रहे होते हैं हज करने। लेकिन अगर आप इंडोनेशिया देखें, मलेशिया देखें, ईरान देखें, इंतहाई जवान लोग आते हैं और वो ये समझ के आते हैं कि ये हज हम पर फ़र्ज़ है और जितनी जल्दी इस फ़र्ज़ की अदायगी हो जाए तो बेहतर होगा हमारे लिए। अब आपका जो ये सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए जिससे रिटायरमेंट के बाद होने वाली मुश्किलात से निजात मिल सके, तो देखें मैं उस बात को ही दोहराता हूँ कि अगर आप पहले से नमाज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अशफाक अहमद ने एक बड़ा अच्छा वाक़या लिखा है कि जब वो रिटायर होने लगे तो कुदरतुल्लाह शहाब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि हम औसत दर्जे के लोग हैं, इस्लामाबाद क्लब या लाहौर जिम खाना या कराची जिम खाना हमारे लिए उसकी मेंबरशिप हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर तुम नमाज़ पढ़ते हो तो पढ़ते रहो, लेकिन अब तुम ये एहतमाम करो कि बाकायदा तौर पे मस्जिद में आपने बाजमात जाना है। तो ये 5 मरतबा जब आप मस्जिद में कोई मर्द जाएगा, और ख़वातीन भी बहरहाल जा सकती हैं इबादत के लिए, उनके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है, तो जब आप इस तरीके से जाएंगे तो आपका लोगों से राब्ता भी बेहतर होगा,
और फिर खुद अशफाक अहमद ही बताते हैं कि मैंने असर और मगरिब की नमाज़ बाकायदगी से मस्जिद में पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन फिर ये हुआ कि 2 या 3 दिन वो नहीं जा सके, तो उसका नतीजा ये निकला कि वो घर पहुँचे तो बानो कत्सिया जो उनकी अहलियाँ थी उन्होंने कहा कि आप गए हुए थे इस्लामाबाद और आपकी गैर मौजूदगी में कुछ अजीब से लोग आए घर पे, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ थी और जिनके हाथों में तस्वीरें थी और वो आपके बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि वो तो इस्लामाबाद गए हैं, तो वो लोग ने कहा कि अल्लाह का शुक्र और बड़े मुतमईन होकर चले गए। यानी पता इससे ये चला कि जब आप इस तरीके से मस्जिद जाएंगे तो लोगों से आपका राब्ता होगा और उस राब्ते के नतीजे में आपके बाहमी ताल्लुकात बेहतर होंगे, आप कम्युनिकेट कर सकेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, और फिर ये कि आपकी 2 दिन की गैर मौजूदगी को उन्होंने महसूस किया और वो आपके घर पहुँच गए। हाँ। तो ये ज़रूरी है कि लोगों के साथ जो है राब्ता रखा जाए, और आपके रिटायरमेंट के वक्त जो आपके पुराने साथी होते हैं या पुराने दोस्त होते हैं उनके साथ भी हमें मिलते रहना चाहिए, उनसे राब्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। सोशलाइजिंग जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, ज़की हुसैन है भक्कर से। जी अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। मैं कहना चाहता हूँ जी, मैं महकमे पुलिस से इलेक्ट्रीशियन रिटायरमेंट में काम कर रहा हूँ। मैं रिटायर हूँ सही, और मैंने 72 मेरी उम्र है सर। मैं अब तक मैं अपना काम करता हूँ, उसमें मेरी सेहत सही रहती है, अपनी माशी हालात भी सही रहते हैं, पेंशन भी मिलती है, और कहते हैं जी हाथ पाँव जो हिलाने चाहिए ना उसमें बरकत भी होती है। बहुत प्यारी बात आपने की। मैं जरूर चाहूंगा रूटीन क्या होता है? आपने कहा आप काम करते हैं, आप क्या करते हैं? लेकिन 72 इयर्स ओल्ड, अल्लाह आपको इलेक्ट्रिशियन, आप काम करते हैं। ये और ये जरूर हम चाहेंगे बताइएगा कि एक जुमला हम अक्सर सुनते हैं फैमिलीज में कि अब्बा अब आप रिटायर हो गए हैं, अब आप आराम करें, आप काम ना करें। हम प्यार में कहते हैं, मोहब्बत में कहते हैं, लेकिन ये हम सही तो नहीं कर रहे उनके साथ। नहीं जी नहीं, मेरा बेटा साथ खड़ा है, मुझे यही कहता है। वो प्यार मोहब्बत होती है ना, बुजुर्गों की कदर करना। बेशक वो प्यार मोहब्बत होती है, लेकिन वो प्यार में हम गलती कर जाते हैं। मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है, वो बिजली का मुझे मना करता है, वो इसलिए मना करता है ना, प्यार मोहब्बत करता है भाई काम ना करें। उनको ये पता नहीं होता हम फिट है। मैं उनको कहता हूँ नहीं जी, मैं ये रोटी भी खुद उठानी है, चलना भी खुद है, पानी भी भरना खुद है, सब काम मैं अपने हाथ से करता हूँ, इनको हाथ नहीं लगाने देता। इसलिए यार मैं फिट रहता हूँ यार, आप मेहरबानी करें ना, ये मोहब्बत है ना, क्या करें थे। चलें, ये वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात है कि किस तरीके से आप अपने आप को खुद मेंटेन कर रहे हैं और आपको खुद पता है कि किस तरह से आपने लेकर चलना है। यहीं पर तायरा, जिस तरह इन्होंने बताया कि बेटे कहते हैं, और अमूमन हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन को यही कह रहे होते हैं कि इसके बाद आप बस घर बैठ जाएं, आराम करें। ज़ाहिर हम तो प्यार में कह रहे होते हैं। कैसा रवैया होना चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट? देखिए, पोस्ट रिटायरमेंट फैमिली का एक जो बहुत पॉजिटिव रवैया होना चाहिए, दैट इज़ कि हमें उनको हेल्प आउट करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढ सकें। अब जब वो एक पर्पस होगा जिसके लिए वो उठेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, वो सोशलाइजेशन हो सकती है, वो किसी की हेल्प हो सकती है, वो किसी को अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करना हो सकती है, वो घर के कोई छोटे मोटे चोर्स हो सकते हैं जिसमें वो हेल्प आउट कर सकें। बट एटलीस्ट हमें सपोर्ट करना चाहिए कि जो जो चीज़ें उनकी कैपेसिटी में हैं हम उनको वो करने दें। अगर हम अपने प्यार मोहब्बत में उनको हर चीज़ में मना कर देंगे, आप ये भी ना करें, आप ये भी ना करें, तो वो फिर क्या करें? लाइक हाउ, व्हाट वुड बी द रूटीन? एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द रूटीन ऑन अ पर्सनल कैपेसिटी, जो एक इंडिविजुअल की उस टाइम पे रूटीन होनी चाहिए वो 4 चीज़ों पर बैलेंस्ड होनी चाहिए। उनको अपने इंटेलेक्ट को भी देखना है, जैसे अगर वो कोई रीडिंग करना चाहते हैं, वो कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, वो कोई वीलॉग सुनना चाहते हैं, कोई ट्रैवलॉग्स देखना चाहते हैं, सो अपने इंटेलेक्चुअल सेल्फ को उनको नरिश करना चाहिए ऑन द डेली बेसिस। इसी तरह से अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ज़रूर देखना चाहिए। वो आप नमाज रोज़े की फॉर्म में कर सकते हैं, वो आप लेक्चर्स की फॉर्म में कर सकते हैं, आप कुरान की फॉर्म में कर सकते हैं, वट एवर सूट्स यू। देन इज़ योर फिज़िकल एस्पेक्ट, आपकी नींद पूरी हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, वट एवर योर हेल्थ कंडीशन अलाउज़ यू, आपको अपनी रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखनी चाहिए। एंड देन द लास्ट इज़ योर इमोशनल एक्टिविटी, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी, एनी थिंग दैट यू इन्जॉय, जो शायद आप पहले अपनी रूटीन की वजह से कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, नाउ यू हैव द टाइम। जो चीज़ें भी आपको हैप्पी फील कराती हैं, रिलैक्स करती हैं, इंजॉय करते हैं, सो जस्ट स्टार्ट एंड पिक अप ऑन अ न्यू हॉबी। अगर पहले से कोई हॉबी नहीं है
तो कोई नई हॉबी पिकअप कर लें एंड देन द फैमिली सपोर्ट कम्स इन कि हमें उन्हें इनकरेज करना है, उन्हें जितना हम छोटी छोटी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल सही है। तारा साहब बहुत शुक्रिया, आप तो खासा शुक्रिया, वक्त बड़ा मुख्तसर था, टॉपिक बड़ा अहम था। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। मोटरसाइकिल पर वर्ल्ड टूर का ख्वाहिशमंद मुल्तान से सफ़र करते हुए सऊदी अरब पहुंच गए और हम बात कर रहे हैं इस वक्त इकबाल गंगाला की, जो कि अपनी हैवी बाइक पर 11 नवंबर को मुल्तान से निकले, कोयटा से होते हुए ईरान पहुंचे, ताफ्तान, जहदान, चाबहार और बंद अब्बास घूमे और यहाँ से फेरी पर मोटरसाइकिल चढ़ाई और शारजा पहुँच गए। इकबाल हम गंगला की बात कर रहे हैं UAE के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए अब वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जहाँ से उम्रे के बाद उनका उर्दन, लिबनान, इराक और दीगर खलीजी मुल्कों का सफ़र करने का इरादा है। अच्छा, अब ऑब्वियसली जिस तरह से अभी हम विजुअल्स भी देख रहे हैं और जिन जिन रास्तों की हम बात कर रहे हैं और हैवी बाइक पे जाना, क्या क्या मुश्किलात हुई और किस तरह से उन्होंने इसको मैनेज किया, इसी वाले से आज उनसे बात करेंगे। तो सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सफर के बारे में बताइए, अब तक कितने किलोमीटर फासला आपने तय कर लिया? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने अब तक कोई तकरीबन 6300 किलोमीटर ट्रेवल किया है। जबर। और सफर कैसा रहा जितना अब तक हुआ? ज़ाहिर है अभी आप सऊदी अरब में मौजूद है, अभी आपने उम्रे के लिए भी जाना है। जी मैं 11 नवंबर को निकला था मुल्तान से, बरास्ता सखर कोयटा, फिर ताफ्तान से जैदान से फिर चाबहार, क्योंकि मेरा परला साइड तो देखा होगा, चाबहार मेरा सिर्फ नहीं देखा हुआ। चाबहार बंदर अब्बास से फिर बजरिया फेरी में यूई इंटर हुआ, 10 दिन फिर यूई के अंदर में उधर ही घूमा, फिर उसके बाद मैं निकल के मैं आया सऊदिया से दमाम फिर मैं बहरीन गया, 4 दिन मैं बहरीन से फिर वापसी निकल के मैं सऊदी आया। अच्छा। और यानी दमाम से अब मैं अल हसा में हूँ, यहाँ पे एक हमारे हसा बाइकर थे उनके पास हूँ, और अभी जाके मैंने कोई यहाँ पे जबल गारा है वो देखने को, मतलब पुरानी तारीखी मुकामात उनको देख के फिर मैंने रियाज जाना है, रियाज के बाद फिर मैंने मक्के जाना है, फिर मदीना शरीफ जाना है। ये मुकम्मल करके फिर मैंने सऊदिया का टुकड़ा शुरू करना है, उसी के अंदर फिर मैंने कतर भी जाना है, फिर सऊदी आना है, फिर ओमान जाना है, फिर सऊदी आना है, फिर जॉर्डन जाना है, सीरिया जाना है। ये जितना प्लान आप बता रहे हैं, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, और जितना आसान ये कहने में लग रहा है, क्या उतना ही आसान है वहां तक पहुंचना? और अब तक जितना सफर आपने तय किया, क्या क्या रुकावटें आई, क्या चैलेंजेस थे जो फेस किए? देखिए जी, जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो मसले मसाइल तो बीच में आते रहते हैं, जैसे कि बाइक का खराब हो जाना, कोई चीज उसकी खराब हो गई, बंदा खुद थोड़ा सा बीमार हो जाए, ऐसी चीजें वो तो साथ साथ चलती रहती है। तो अल्लाह का शुक्र है कभी अभी तक कोई ऐसा कोई मेजर दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं आई। बाकी ये है कि जो ट्रेवलर होता है उसके लिए तो ये चीजें जब वो सोच के निकलता है तो वो दिल से सोच के निकलता है, उसके लिए ये नहीं होता कि वो अजाब बना होता कि जी मैं तो बाइक चला के थक जाऊंगा, पता नहीं क्या बनेगा मेरे साथ, ऐसा नहीं होता। हम टारगेट के ऊपर चल रहे होते हैं, यानी कि अब हमने ये करना है, अब हमने ये करना है, अब हमने ये करना है। ठीक है ना जी? डॉक्यूमेंटेशन आसान रहती है, जरा वीजा प्रोसेस तो शायद एक आसान सा मामला होगा, लेकिन बाइक की डॉक्यूमेंटेशन वो इजी रहता है हर मुल्क के लिए? आप जरा ईरान, अभी आप सऊदी अरब, बहरीन, अभी आपने उसके अलावा दीगर मुल्कों पे भी जाना है। जी असल में जो बाइक का है वो बनता है कारने, उसको दी पसाज कहते हैं कारने। मैं उसको सादे लफ्जों में पाकिस्तानी को समझाने के लिए, यानी कि बाइक का पासपोर्ट बनता है अभी उस समय। ठीक है, तो वो एक आए, उसके तहत कुछ मुल्क उसको मानते हैं, कुछ मुल्क उसको नहीं मानते, वो सिर्फ आपकी बुक पे कर देते हैं। जैसे कि बहरीन जैसे कि सऊदीया है, वो कारने को नहीं मानता, वो जो आपकी किताब है यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन बुक है सिर्फ उसी को मानता है। ठीक है ना जी? तो हमारे साथ जो ईरान है वो हमारा जो नेबर कंट्री है, हमसाया कंट्री है, वो इसको मानता है, जिसकी वजह से हमें उसको बनवाना पड़ता है। अगर हम उसको ना बनवाएं तो कुछ चीजें, कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें आपको इसकी जरूरत भी ना पड़े, यानी कि जैसे आप ईरान आ जाए, ईरान से आप तुर्की चले जाएं, फिर यूरोप चले जाएं, वहाँ चीजों को नहीं मानते कारने वगैरह। लेकिन अच्छा, वहाँ सिर्फ आपने अपनी रजिस्ट्रेशन बुक दिखानी है पाकिस्तान की और वो कहेंगे जाए? जी, यानी कि अगर ईरान इसको एक्सेप्ट कर ले कि हम पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं करेंगे, बेकार नहीं, इसमें जरूरत पड़े आपको, तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो आपस में मिलके सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, और इकबाल साहब, ज़ाहिर है इतनी जगहों से आप गुजरे हैं, अभी जितना सफर आपने तय किया है, सबसे खूबसूरत चीज, सबसे खूबसूरत मकाम आपने कौन सा पाया अभी तक?
देखिए जी, हर चीज खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने उसको बनाया, साथ और उसकी अपनी खूबसूरती है। हाँ, उसको आपने उसी अंदाज से उसको देखना होता है, उसको कैप्चर करना होता है। बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि लोग सारे ही खूबसूरत हैं, ईरान के बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बड़े हम्बल लोग हैं वहाँ पे, बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं। इसी तरह यूएई के अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, मुकामियों के साथ मैं रहता रहा हूँ। मैं असल में जो ट्रैवल कर रहा हूँ ज्यादातर मैं मुकामियों के पास रहता हूँ, मैं पाकिस्तानियों के पास ना होने के बराबर। हाँ, शारजा में मेरे दोस्त हैं पाकिस्तानी, पिशावर के, उनके पास में रहा हूँ। लेकिन मैं बाकी जहाँ भी गया हूँ ना, जिस सिटी में गया हूँ, जिस शहर में गया हूँ, तो मैं सिर्फ अरब कंट्री के लोगों के पास रहा हूँ। अच्छा, वो इसलिए जो लोग हैं, मतलब उसमें ये होता है थोड़ा सा आपको वहाँ सीखने को भी मिलेगा, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, उनकी कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, ये बहुत अहम भी है। और इकबाल साहब, इसमें दो बातें, एक तो है कि खर्चा कितना हो चुका और कितना तखमीना आपने लगाया है और अभी तो उसके हिसाब से चल रहे हैं, और दूसरा ये अभी तक का जितना सफर आपने किया, स्मूथ रोड मिली, कहीं पर आपको ऐसा भी हुआ कि आपने कहा इस रोड ही नहीं है यहाँ पे? देखें, अभी तक जो खर्चा हो चुका है वो तकरीबन कोई इस वक्त कुछ 4.5 लाख के करीब हो चुका है। अभी इसमें ये देख लें कि 1 माह मुझे हो गया घर से निकले हुए, और 2 रातें मैं सिर्फ होटल में ठहरा हूँ और बाकी सब मैं दोस्तों के पास ठहरा हूँ। अब यूँ समझ लें, ठीक है जी। सही। और इसमें खाना ना होने के बराबर बाहर खाया होगा, तो इतना खर्चा इसमें हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा आपका फेरी का हुआ है, यानी शिप पे लोड करने का। तो जो एक्सट्रीम जो इसका मैंने वो तखमीना लगाया हुआ है, तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा है टोटल, जिसमें वीजों की फीस ऐसी से मिला के सारी चीज करके तो 4 लाख अब तक 4 लाख लगे। इसमें वीजों के पैसे नहीं है, ये बगैर वीजों के पैसे बता रहा हूँ मैं आपको, सही समझे ना। बाकी ये है कि ऑफ रोड, अभी मैंने बताया ना आपको, जैसे मैं अभी मक्का मतलब उमरा करके और मदीना शरीफ जाके ज़ियारतें करके उसके बाद मैंने जो टूर स्टार्ट करना है उसमें फिर ऑफ रोड भी है उसके अंदर। तो अभी मैंने ऑफ रोड रिस्क नहीं लिया उसके अंदर, क्योंकि अभी सऊदीया माशाल्लाह बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि सऊदीया कम से कम और कुछ नहीं, मैं 20,000 ट्रैवल करूंगा सऊदी अरब के अंदर, खाली से सऊदी अरब के अंदर। ठीक हो गया इकबाल साहब, गुड लक फॉर योर जर्नी। आगे जो आपने अपना गोल सेट किया है वो आप बहुत जल्दी अचीव करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। ड्रामा इश्क मुर्शिद, जिसने कहते हैं ना 4 चांद लगा दिए और हर तरफ इसकी धूम है। तो जहाँ पर ड्रामे की बात हो रही है, वहीं पर इसका जो OST है उसने धूम मचाई हुई है, और अब उसका फीमेल वर्जन ऐड हो चुका है, जो कि कितने सारे व्यूज अब तक उसके हो चुके हैं और लोग बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और देखिए, अहमद जानजेब ने कंपोज किया और हमारे साथ एक बात शेयर की थी उन्होंने कि एक सिचुएशन पर कुछ नया ऐड होगा और वो नया लास्ट एपिसोड में ऐड हुआ है। मेहरबा मेहरबा कैसे करूं मैं ये बयां, तो जिन्होंने गाया उनकी फबिहा हाशमी ने गाया है और क्या खूबसूरती से गाया है। आज फबिया साथ मौजूद हैं। फबिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? छा गई हैं। बहुत शुक्रिया। फबिया, कैसे अप्रोच किया अहमद जानजेब ने आपको? कितना वक्त लगा, कब रिकॉर्ड हुआ, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। मैंने अहमद जानजेब साहब से मुझे मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझे ये गाना गाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जितना ये हिट चल रहा है OST, मैंने उनको कांटेक्ट किया था उनको अप्रिशिएट करने के लिए, और उनसे मैंने कहा कि मुझे इसको कवर करना है और मैं इसको कवर करके पोस्ट करना चाहती हूँ। मैं उनसे उसी हवाले से बात कर रही थी, एंड देन ही आस्क्ड मी कि फबीहा, व्हाई डोंट यू सिंग द फीमेल वर्जन? तो मैंने कहा व्हाई वुड आई से नो, आई वुड डेफिनेटली डू इट। तो बस इसी तरह बस वो प्रोसेस रहा और उसके बाद उन्होंने मुझे स्टूडियो बुलाया। और सबसे मुश्किल प्रोसेस तो ये था, क्योंकि जो मेल वर्जन जितना फेमस हो चुका था, तो वो उसको भुलाना, उसकी मेलोडी को, और उसके बाद अपनी जो फीमेल वर्जन की मेलोडी थी उसको याद करना, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ था, लेकिन आई होप आई डिड जस्टिस टू द सॉन्ग।
नो डाउट। एग्जैक्टली, इतना खूबसूरत आपने गाया, इतनी खूबसूरत आवाज़ में। अच्छा, हमने OST तो हम सुनते जा रहे हैं और ये भी हमने सुना, अब हमारे सामने फबिया हैं तो हम क्यों ना लाइव उनसे ये लाइन सुने। और ये पहली बार हो रहा है कि ये जो लाइंस आपके सामने आएंगी नाजरीन, चूंकि जो ड्रामे में उसमें डायलॉग्स हैं और ये डायलॉग लेस आने वाला है फर्स्ट टाइम फबिया के साथ। बिल्कुल। मेहरबान मेहरबान कैसे करूं मैं ये बयां, मेहरबान रहनुमा मेरा है अब तू ही जहां, मेहरबान मेहरबान कैसे करूं मैं ये बयां, मेहरबान रहनुमा मेरा है अब तू ही जहां, मेरी वफा मेरी सदा कैसा सितम कैसी सजा, सब कुछ मेरा तुझसे जुड़ा, लो कह दिया वही जो तूने कहा, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सब रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, जो मांग नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। वाह, जबरदस्त। और इसके बाद बिलाल और गुरफिशा साहिल पे वॉक करते करते आगे बढ़ गए थे। पूरा और फबिहा, इसके बाद जब ये एपिसोड एयर हुई उसके बाद जितने लोगों ने आपको टैग किया, आई वाज वाचिंग योर इंस्टाग्राम, बहुत से लोगों ने आपका अप्रिशिएट किया, स्टोरीज लगा रहे थे, कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आया। मैं तो आई वॉज ब्लोन अवे। मेरा फ़ोन मैंने साइलेंट पे कर दिया है क्योंकि मेरा फ़ोन रुक ही नहीं रहा है, बार बार नोटिफिकेशन। इतना बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया है, पूरी दुनिया से रिस्पांस आ रहा है इस गाने पर। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को पसंद आया है। बिल्कुल फबिया, इतनी खूबसूरती से आपने गाया भी, और ऑब्वियसली जब पहले इतना सुपर हिट एक गाना चल रहा और उसके बाद आपने ऐड करना हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं फबिया कि उसको मैच भी करें। यही सिचुएशन थी जिस पे गा लिया है या आगे जाके कुछ और भी आना है? ये तो मुझे अभी मैं खुद भी नहीं बता सकती आपको कि आगे क्या होने वाला है। चलें, अच्छा फबिया, चलें ये लाइंस तो आपने गाई, होप फॉर द बेस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा चलें, ये लाइंस तो आपने गाई, वैसे तो पूरा गाना ही बहुत जबरदस्त है, उसमें से आपकी फेवरेट लाइंस कौन सी हैं? जी, मेरी लाइंस जो है वो जो मेल वर्जन है, जो उसमें लाइंस है कि नूरे जहां और नूरे मोहब्बत, गा के बताएं ना। जुड़े। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे गा नहीं, के बताएं। ओके। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। वाह क्या बात है फबिया, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत एंजॉय हम कर रहे हैं। और फबिया ज़ाहिर है इस गाने ने तो धूम मचाई, सो मचाई। ज़ाहिर है इससे पहले भी बहुत से और गाने हैं, अगर मैं हम टीवी की बात करूं, जैसे कि हम सफ़र को OST बहुत हिट हुआ, चूँकि नसीर तुराबी साहब को आज हम याद भी करें, उनसे 3 बरस बीत गए, उनको हमसे बिछड़े, तो क्यों ना अब आप साथ मौजूद हैं और बात हम सफ़र की हो रही है और उसके टाइटल सॉन्ग की हो रही है, थोड़ा सा अगर वो भी आज गुनगुना दें हमारे नाजरीन के लिए। मैं कोशिश कर सकती हूँ। प्लीज।
वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। कि धूप छाँव, कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी। वो हम सफर था, वो हम सफर था। वाह क्या बात है, क्या बात है फबिया। और अच्छा, और पिया भी वैसे उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया है और भी बड़े गाने अच्छे कवर किए हैं, लेकिन फबिया थोड़ा जर्नी से मुतालिक बताएं, आपका म्यूजिक का करियर, उसकी जर्नी कैसी रही? वी रिमेंबर कुछ साल पहले लाइफस्टाइल अवार्ड भी आप व्यूअर्स चॉइस की कैटेगरी में जीती थी, इस तरह और अवार्ड्स भी आप जीत चुकी हैं। तो सफर कैसा रहा आपका म्यूजिक का अब तक? सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा रहा, बल्कि आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैं सोच रही थी आज से 5-6 साल पहले मैं हम टीवी के कंटेस्टेंट थी और मैंने यहीं से शुरू किया था, तो वो टाइम मुझे याद आ रहा था। और आज मैं यहाँ पे एक इतने बड़े ड्रामे का OST के लिए आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ। मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, मुश्किल भी थी, स्ट्रगल्स हैं, अभी तक स्ट्रगल्स मुझे लगता है चल रहे हैं, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट। बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैंने 2018 में शुरू किया था अपने म्यूज़िक को, इट्स बीन 6 years now, so I'm grateful for everything. और फबिया आगे के क्या प्लान्स है? आप कुछ नया गाने का इरादा है या कुछ नया जो हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट करें? जी बिल्कुल, आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरा ओरिजिनल आ रहा है और म्यूज़िक अब प्रॉपरली शुरू जब हो चुका है तो मैं इंशाल्लाह लाइव परफॉर्मेंसेस भी शुरू करने वाली हूँ बहुत जल्द। मेरी पढ़ाई की वजह से मैं लाइव परफॉर्मेंस इतनी करती नहीं हूँ, सिर्फ प्लेबैक की हद तक ही था अभी तक, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट इट। और आप वैसे क्या पढ़ रही हैं? मैंने A levels किया है और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। ओके, लेकिन आप म्यूजिक की तरफ ज्यादा आपका रुझान है और आप इसी को आगे लेकर चलना भी चाहती है। ग्रेट, ऑल द बेस्ट फबिया। बिल्कुल, पढ़ाई तो जाहिर है, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, थैंक यू सो मच। लेकिन फबिया जाते जाते अपनी मर्जी से, पहले तो हमारी फरमाइश थी ना, जाते जाते अपनी मर्जी पे कुछ सुना दीजिए जो आपका फेवरेट है। ओके जी बिल्कुल। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मोरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना। थैंक यू सो मच। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया फबिया में ज्वाइन करने के लिए, बहुत मज़ा आया आज आपसे गपशप करके। नाज़रीन, वक्त क्या खत्म, दोबारा मुलाकात कल। अल्लाह हाफ़िज़।